हेलो बच्चों, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने प्रकाश की प्रकृति, तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा था। फिर आज उसी को थोड़ा सा हम लोग हल्का सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था बच्चों? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हाइगेंस ने कुछ अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कुछ परिकल्पनाएं की थी, एजम्पशंस किए थे। जिसमें पहला ये था कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते, यानी कि वाइब्रेशन करने लगते, और माध्यम में किसी भी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट। और तरंगाग्र हम लोगों ने समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र पढ़े थे। और सेकंड हमारा एजम्पशंस, हाइगेंस का एजम्पशंस क्या था दूसरा, कि इस तरंगाग्र पर यानी कि इस वेव फ्रंट पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी सेकेंडरी वेव्स। और ये तरंगिकाएं भी प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से ही आगे बढ़ती हैं, लेकिन अगर माध्यम ना बदले तो, मीडियम अगर बदल जाएगा तो चाल भी बदल जाएगी। थर्ड एजम्पशन क्या था? यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को इन्वलप करे, यानी इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचे, तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ओके बच्चों, ये तो आपका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के 3 एजम्पशंस थे। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा हम पहले परावर्तन की व्याख्या करते हैं, और परावर्तन की व्याख्या करने के लिए आप जो है फर्स्ट फिगर जो है परावर्तन की व्याख्या का, उस पर फुल कंसंट्रेट कीजिए और जैसा बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। बच्चों इसमें देखिए चित्र में ZZ' क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। ZZ' एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB, ZZ' एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB यानी कि AB पृष्ठ पर आपतित होता है। लेकिन मान लिया किसी भी टाइम t = 0 पर, किसी भी टाइम t = 0 पर ये वेवफ्रंट यानी ये तरंगाग्र बिंदु A को स्पर्श करता है, यानी बिंदु A पर आपतित होता है, तब ये बिंदु B पर ही होता है। ओके, अब बिंदु A पर स्पर्श करने वाला तरंगाग्र परावर्तित होकर के ये जब AB' पर पहुंच जाता है, उस समय यह तरंगाग्र B से बिंदु A' तक पहुंचता है। ओके, मान लिया कि B से A' तक तरंगाग्र को आने में अगर टाइम t लगता है, यानी कि B से A' तक आने में तरंगाग्र को यदि समय t लगता है, और चाल तो v ही है क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा है, तो बिंदु B से A' तक आने में यदि समय t लगता है, तो उतने ही समय में बिंदु A से तरंगाग्र B' तक पहुंचेगा। अब कैसे? ये बिंदु A पर, जैसे कि उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं को एजम्पशन किया था, तो हाइगेंस के अनुसार A व A' बिंदु, जब ये तरंगाग्र AB जो है, जब ये बिंदु A से टकराता है तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और यह नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, यानी कि ये बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जो कि प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ते हुए बिंदु B' तक पहुंचती हैं। उस समय तरंगाग्र बिंदु B से A' पर आपतित होता है। ठीक है, बिंदु B से A' पर। अब यहाँ से
ए डैश से द्वितीयक तरंग इकाएं निकलती हैं, यानी बिंदु ए डैश एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और यहाँ से द्वितीयक तरंग इकाएं निकलती हैं। इसका मतलब बिंदु बी से ए डैश ये दूरी और ए से बी डैश दूरी दोनों समान समय में चली गई हैं और v चाल से चली गई हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, b इंटू टी। बी ए डैश दूरी इज इक्वल टू ए बी डैश दूरी, क्योंकि दोनों ही दूरियां t समय में v चाल से चली गई हैं, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय से ये दोनों दूरियां आपकी बी ए डैश और ए बी डैश दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कोण बच्चों समझ लीजिए थोड़ा, एक अभिलंब हमने डाला इस पर, इस अभिलंब को डालने से आपको पहले ही बताया जा चुका है कि परावर्तन में आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका, अगर ये आपका आपतन कोण है तो ये चूंकि 90 डिग्री है और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आई, तो ये 90 माइनस आई, तो ये भी आपका आई कोण हो जाएगा। इसी तरह इसमें देख लीजिए, इसमें बिंदु ए डैश पर हमने एक अभिलंब डाला, तो अगर हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है और ये आर है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 90 माइनस आर। तो ये 90 माइनस आर, चूंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये भी आपका आर हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए, अब बच्चों बिंदु ए को केंद्र मानते हुए, बिंदु ए को सेंटर मानते हुए हमने जो है बी ए डैश त्रिज्या का एक चाप लगाया। बी ए डैश त्रिज्या का हमने बिंदु ए को सेंटर मानते हुए, बिंदु ए को सेंटर मानते हुए इस त्रिज्या का बिंदु ए को सेंटर मानते हुए हमने चाप लगाया। चाप लगाने से ये दोनों, एक अगर यहाँ चाप लगा दे और उसी पर एक यहाँ चाप लगा दे और उनसे स्पर्श करती हुई दो रेखाएं खींचे, तो वो दोनों किसी भी सर्किल को ऐसे स्पर्श करती हुई रेखाएं अगर खींचेंगे तो वो 90 डिग्री पर होती हैं और दोनों समांतर किरणें कही जाती हैं, दोनों समांतर होंगी। अब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर निकली और बिंदु ए से, यहाँ से तो पहले से ही द्वितीयक तरंगिकाएं निकल चुकी थी, अब इनसे स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ जब हम खींचेंगे और इनको इन्वलप करेंगे यानी अन्वालोप करेंगे, तो ये इस समय ये नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, यानी ए डैश बी डैश एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है जो कि प्राथमिक तरंग की चाल से ही आगे की ओर बढ़ता है। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप कोण भी जान चुके हैं, कोण आई और आर, आई आपका आपतन कोण है और आर आपका परावर्तन कोण है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास समकोण त्रिभुज एक ये था, समकोण, दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, एक हो गया आपका ये ए बी डैश ए डैश समकोण त्रिभुज है और दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी ए डैश, दो समकोण त्रिभुज हैं। अब समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज, और इसके समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण ये है और इस समकोण त्रिभुज के सामने वाली भी भुजा कर्ण यही है। इसका मतलब ए ए डैश दोनों में कॉमन है, ए ए डैश दोनों में कॉमन है जो कि कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज। और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आई कोण के सामने की भुजा है बी ए डैश, ये लंब हो गई, और आर कोण के सामने की भुजा हो गई ए बी डैश, ये लंब हो गई। तो अब हम साइन आई को लेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज ले लिए हमने, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश और तथा ए बी डैश ए डैश, दोनों त्रिभुज ले लिए। दोनों की हमने जिया निकाल ली, मतलब साइन आई और साइन आर। साइन आई हमारा इस त्रिभुज में है, ए बी ए डैश में साइन आई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब हो गया बी ए डैश
कर्ण हो गया आपका ए डैश, लिख लिया। साइन आर देख लिया। साइन आर में हमारा त्रिभुज ये है हमारा, लंब हो गया हमारा ए बी डैश और कर्ण हो गया ए डैश। तो साइन आर इज इक्वल टू हो गया ए बी डैश अपॉन ए डैश, लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। अब इसको और इसको दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिया, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई आपका हो गया बी ए डैश अपॉन ए डैश, साइन आर हो गया ए बी डैश अपॉन ए। जब ये बटे में करोगे, बटे से फिर जब आपको पता है कि अंश व हर जो हर में होते हैं ऊपर आने पर ये पलट जाती हैं संख्याएं, तो इसमें जब साइन आई अपॉन इसके ए बी डैश बी ए डैश अपॉन ए डैश फिर अपॉन ए बी डैश अपॉन ए डैश, तो वो पलट जाएगा और ये जो इसका हर है वो अंश में बदल जाएगा और जो अंश है वो हर में बदल जाएगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए डैश कैंसिल आउट हो जाएंगी और हम लोगों ने पहले ही निकाला था कि दोनों की दूरियां समान थी, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो बी ए डैश और ए बी डैश की जगह हमने वी टी रख दिया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू हो गया साइन आर के। ओके, तो दोनों का साइन बराबर है, इसका मतलब कोण आई इज इक्वल टू आर के हो गया। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण के। आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण के। यही हमारा परावर्तन का नियम था, है ना, कि पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परावर्तन का नियम था, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। इस प्रकार से हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से हमने परावर्तन की व्याख्या कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट है और इसको भी सीखिए।